प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये सीखेंगे। आप लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं इससे भली भांति परिचित हो गए होंगे। अक्सर बच्चों को ये समस्या आती है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताऊंगा। तो आप हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि Fe यानी आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। ये समीकरण देखने से प्रतीत होता है कि अभी असंतुलित है। कैसे असंतुलित है? आप देखिए, यहाँ पर आयरन एक एटम है और यहाँ पर आयरन के 3 एटम्स अपन को दिख रहे हैं। यानी ये जो संख्या लगी हुई है, इस संख्या के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर दोनों तरफ संख्याएं बराबर है तो आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है, और अगर संख्याएं बराबर नहीं है तो आपका रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं और किस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए कुछ तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करें, एक टेबल बनाएं और उस टेबल में आप ये देख लें कि इधर हो गया तत्व और इधर हो गया अभिकारक और इधर हो गया उत्पाद। तो आप देख लें कौन कौन सा तत्व है। यहाँ पर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 तत्व यहाँ पर दी सॉरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर अभिकारक, इधर उत्पाद है। तो अभिकारक में अपन लिख लेते हैं आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 1। उत्पाद की ओर 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। तो आप ये संख्या देख सकते हैं, आयरन और ऑक्सीजन दोनों ही असंतुलित है, जबकि हाइड्रोजन संतुलित है। तो संतुलित कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा जो काम होता है कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है उस अभिक्रिया को हम बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके चारों तरफ इस प्रकार से ऐसे हम गोला बना लेंगे, इसको हम बंद कर लेंगे। हमको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी हम करेंगे वो इस तत्व के प्रतीक के बाईं ओर, यानी यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर संख्याओं का गुणा करके और हम इन तत्वों की मात्रा जो है इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले किसको संतुलित करना चाहिए? सबसे पहले उस पदार्थ को संतुलित करना चाहिए जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा या जिसकी संख्या सबसे ज्यादा प्रदर्शित हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस अंक को पकड़िए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। सबसे 4 किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। तो हमको सबसे पहले किसको संतुलित करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर की ओर इस समीकरण को एक बार और फिर से लिख लीजिए, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले आप किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। इसको हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लाइकेशन किधर कर दिया जाए? लेफ्ट साइड कर दिया जाए, यहाँ पे कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, तो ये ऑक्सीजन 4 एटम जो है ये संतुलित हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 4 किया, जैसे हमने इस 4 को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइकेशन किया, तो 4 के मल्टीप्लाइकेशन करने के कारण हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया है। कितना हो गया हाइड्रोजन? यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया है 8। पहले 2 था, अब हाइड्रोजन 8 हो गया है। तो जब हाइड्रोजन 8 हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? राइट साइड भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो राइट साइड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब सेकेंड स्टेप में आपने किसको बैलेंस किया? हाइड्रोजन को। क्योंकि आपने इस कंपाउंड को बैलेंस, इस कंपाउंड के हिसाब से एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश की, तो ऑक्सीजन किसके साथ था? आयरन के साथ था।
जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। तो आपने जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन उसके साथ जो एलिमेंट है वो अनबैलेंस हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको फिर राइट साइड में वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप ये यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया, तो हम राइट साइड क्या करेंगे 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये बैलेंस हो चुका है। ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर इधर 4 कर दिया। तो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है और यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब आखिरी केस में क्या आता है, जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के साथ कौन है, आयरन है। तो आयरन की संख्या देखिए, यहाँ पर आयरन प्रोडक्ट साइड 3 है और लेफ्ट साइड 1 है। तो अब आपका स्टेप क्या होता है कि आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाइकेशन कर दें। तो आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाइकेशन कर दिए हैं, 3 का। तो इस प्रकार से हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। यहाँ पर हमने ये 4 किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं 3 आयरन 3 आयरन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। एक एग्जांपल मैं आप लोग को और देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लिया है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बन गया BaSO4 प्लस NaCl। एक दूसरा समीकरण ये है, इसको हम आप देखिए बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर बेरियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 सोडियम 1 क्लोरीन 1। तो आप सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि NaCl जो है ये अभी संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोडियम 2 है क्लोरीन 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर अगर 2 कर देंगे तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण भी संतुलित हो जाता है। तो एक बार अपन फिर से दोहरा लेते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेप नंबर 1, जो समीकरण लिखा हुआ है उस समीकरण में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद को आप पहले बॉक्स में रख लेंगे। स्टेप नंबर 1 है कि चारों तरफ उसके बॉक्स बना लें। स्टेप नंबर 2 कि उस सूत्र को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसके जो परमाणुओं की संख्या और जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम सिर्फ उनकी अणुता बढ़ाएंगे, यानी अणुओं की जो संख्या है वो घटा और बढ़ा करके, घटा तो सकते नहीं है, बढ़ा करके हम उसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले किसको संतुलित करते हैं, सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, वो चाहे अभिकारक की ओर हो और चाहे तो उत्पाद की ओर हो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जब हम सबसे अधिक संख्या वाले को बैलेंस करते हैं, फिर उसके साथ में अगर कोई दूसरा तत्व मौजूद है, अगर वो अनबैलेंस हो गया तो उसको हम बैलेंस करते हैं, और फिर उसके बाद क्रमशः हम इसी प्रकार से सभी तत्वों को बैलेंस करते जाते हैं। और हम ये देख लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ जितने भी प्रकार के तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। अगर अभिकारक और उत्पाद में अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो हम उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, वो इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए हमको प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। उसके बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि अभिकारक की कितनी मात्रा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है और उत्पाद की कितनी मात्रा बनाने के लिए हमको कितना अभिकारक चाहिए होता है, यानी कितना अभिकारक हम लेंगे तब जाकर के कितना उत्पाद बनेगा। तो इसके लिए हमको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के और भी कई स्टेप हो सकते हैं। ये एक तरीका ये है और अन्य तरीके भी होते हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने ये जो तरीका इस्तेमाल किया है इसमें हम संख्याओं को अनुमानतः, जो संख्या होती है उनको अनुमानतः इस्तेमाल करते हुए अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है। इसलिए इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं हम इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, अगले वीडियो में हम और उदाहरण लेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो स्टेटमेंट फॉर्म में रहती है, तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना,
जो कि क्लास 10th की बुक में एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम अगले स्टेप में, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो समस्याएं आती हैं उसमें कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।